हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी तक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें आती हैं। nth टर्म आता है, सम ऑफ nth टर्म आता है, फिर एक स्पेशल क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक मीन की वजह से, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है दो टर्म्स के बीच में। और ये सारी बातें हम लोग इसके पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग डन कर चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट की तरह से ही यहाँ भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, जैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था वैसा ही, बट कुछ स्पेशल होगा, तभी तो इसका नाम हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ अलग होगा उससे। तो वो क्या अलग कंडीशन है, क्या स्पेशल कंडीशन है, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो बात है, अगर मैं एक सीक्वेंस आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि A1, A2, A3 डैश 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 AN, और मैं कहूँ कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, GP में है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होगी। कुछ तो कंडीशन ऐसी होगी जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकें या जिससे इसकी वेरिफिकेशन कर सकें, वेरीफाई कर दें कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और वो कंडीशन ये है, फर्स्ट नंबर कि AK+1 अपॉन AK इक्वल RI, और ये R क्या हो, कांस्टेंट हो, और ये R रियल नंबर्स होता है। क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उस रियल नंबर्स में थोड़ा सा और एंट्री कर जाए डीपली तो ये हमको मिलेगा नेचुरल नंबर्स में मिलेगा, इंटीजर्स में मिल सकता है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू कैपिटल Z, इंटीजर्स में हमको मिल सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन इसके इंटीजर्स में मिलेगा, रेशनल नंबर्स में भी मिल सकता है, तो इसके लिए कैपिटल R में राइट कर रहा था। ठीक है, तो K की यहाँ पे क्या कंडीशन है, K जो है यहाँ पे ग्रेटर होगा 1 से और 1 के इक्वल भी होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे K के प्लेस पर 1 रखूँ, K इक्वल 1 रखूँ, तो ये कितना हो जाएगा, A1+1 अपॉन A1, यानी कि A2 अपॉन A1। ठीक है, फिर K इक्वल 2 रखूँ तो A2+1 अपॉन A2, यानी कि A3 अपॉन A2। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न ये मिलता है कि इनके जो एडजेसेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो, एडजेसेंट टर्म्स का रेशियो जो आता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि ये A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि A4 अपॉन A3 हो सकता है, फिर A5 अपॉन A4 हो सकता है। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आता है तब हम कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। ये तो जो आप देख रहे हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस कह सकते हैं या डिफिनिट कह सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म जिसमें है, जिस भी सीक्वेंस में, वो फाइनाइट सीक्वेंस है। जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, अब्सेंट है, वो क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस वाली कंडीशन हो जाती है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन हो जाता है वो। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने राइट किया है कि 2, 4, 8, 16 ये एक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें जरा आप देखिए, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस कंडीशन को जरा इसके अकॉर्डिंग जज करते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग है। तो A2 अपॉन A1 इक्वल 4 अपॉन 2 इक्वल वी गेट 2, हमें क्या मिला, 2 मिला। फिर A3 अपॉन A2 इक्वल A3 की वैल्यू 8 अपॉन A2 की वैल्यू 4, तब भी क्या मिला, हमें 2 ही मिला। और A4 अपॉन A3, तो ये हो गया 16 अपॉन 8, कितना हो गया, 16 अपॉन 8 एंड वी गेट 2। तो हर एक कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, इन तीनों कंडीशंस में, यहाँ पे ये 3 कंडीशंस जो दी गई हैं, इन तीनों कंडीशन में हमको जो 2 मिला है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसी को R से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो ये एक कंक्लूजन हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई। और यहाँ से एक कंक्लूजन और मिलेगा, एक कंक्लूजन यहाँ से और मिलेगा। और वो कंक्लूजन क्या होगा, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे कैसे। ये तो मैंने A1, A2, A3 ऐसे नॉमिनेट कर दिया, बट उसका कोई कंडीशंस, कोई कुछ तो होना चाहिए ना फॉर्मूला जिसकी तरह से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकें, राइट है।
तो ये जो r है, इस r को हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉल d को कॉमन डिफरेंस से नॉमिनेट कर रहे थे, तो वो क्या दिखा रहा था, टू एडजेसेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस शो कर रहा था। ये r आपको शो कर रहा है कॉमन रेशियो टू एडजेसेंट टर्म्स का, दो एडजेसेंट टर्म्स के बीच का रेशियो है ये, और वही कांस्टेंट आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कॉमन रेशियो। ये कॉमन हो जा रहा है, तो इसी r को दिखाएंगे हम कॉमन रेशियो से नॉमिनेट करेंगे। डन है, कॉमन रेशियो। अब ये r कॉमन रेशियो हो गया, तो इससे कंडीशन एक और मिलती है कि अगर मुझे a1 पता हो और मुझे a2 चाहिए, तो कंक्लूजन हमारा ये बताता है कि हमें a1 में r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a1 में क्या करना पड़ेगा, r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सेकेंड टर्म हमें मिलेगा। ये कंक्लूजन की स्टोरी है, तो उसे मैं यहाँ पे नॉमिनेट कर दे रहा हूँ कि फॉर मेकिंग जीपी बनाने के लिए, ठीक है, जीपी अगर बनाना हो तो फर्स्ट टर्म आपका a है, सेकेंड टर्म आपको चाहिए तो r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकेंड से आपको थर्ड टर्म चाहिए तो सेकेंड में भी r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा AR², करेक्ट। फिर फोर्थ टर्म चाहिए, फिर एक और r से आप थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा AR3 -- ऐसे आपका चलता चला जाएगा, और लास्ट में जाते जाते आपको क्या मिलेगा वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें जनरल टर्म डिसाइड करना है। जनरल टर्म क्या करना है, डिसाइड करना है। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेकिंग जीपी बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, AR² AR3, जहाँ ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, और ये आपका फोर्थ टर्म है। इसी तरह से आगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसके बेसिस पर, ये जो मेकिंग जीपी वाली कंडीशन है, इसके बेसिस पर nth टर्म बनाएंगे, जीपी का nth टर्म। जैसे कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म बनाया था, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी nth टर्म बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया कंक्लूजन के बारे में भी बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ नॉर्मल नेम्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम a से दिखाएंगे, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा a से, ठीक। कॉमन रेशियो हो गया आपका r से, कॉमन रेशियो आपका स्मॉल r हो गया, ठीक है। nth टर्म अभी हम लोग देखेंगे ही, an हमारा nth टर्म हो जाएगा। फिर सम भी दिखाना होगा, sn, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो टॉपिक्स भी और है, nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स अभी और हैं, तो उससे पहले ये जरा बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था और इसके बारे में जो भी बातें मैंने यहाँ पर राइट की हैं, इसको आपको नोट करना होगा। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ जीपी, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जनरल टर्म, तो मैंने अभी आपको जीपी बनाने का फॉर्मूला बताया कि वो कुछ इस तरह से होगा, AR², फिर AR3 -- ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस को ही दिखा रहा हूँ, फाइनाइट वाले को नहीं अभी देख रहे हैं हम लोग। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर इसको आप कंक्लूज करें यहाँ पे ये, ठीक है, AR² AR3 जो भी है ये, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि A1 = A है, डन। तो A1 = A है, इसका मतलब ये हो गया कि A का पावर 1 है इंटू R का पावर 0 है। तो r का पावर 0 ये हम अभी नहीं दिखाएंगे, a का पावर 1 ही रहने दीजिए, कहानी को भी फिट करते हैं यहाँ पे। और ये आपका सेकेंड टर्म यानी कि A2 = AR है, जहाँ पे a का पावर 1 है और r का भी पावर 1 है, यानी कि इससे पीछे ये कंडीशन है, तो यहाँ पे r का पावर 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे a में, तो a ही आ रहा है। फिर थर्ड टर्म की बात करें, यानी A3 = AR² है, यानी यहाँ पर ये a पावर 1 है और R², ठीक है, a पावर 1 हमेशा रह रहा है। और फिर फोर्थ टर्म
यानी कि A4 इक्वल AR क्यूब है, यानी A का पावर 1 R का पावर 3, तो R का पावर यहाँ 3 है, R का पावर 2, R का पावर 1, R का पावर 0। स्टोरी सही है, यानी एक एक क्या होता जा रहा है, ये सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है। अगर हम A का पावर A1 रख रहे हैं n इक्वल 1, तो R इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है। A का पावर 2 तो R इक्वल 1, तो A3, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा बनता है, जनरल टर्म यानी कि nth टर्म, ठीक है, वो हो जाएगा an इक्वल AR पावर n-1। अब ये n-1 किस तरह से, n के प्लेस पर 1 पुट किया, n के प्लेस पर 1 पुट किया, तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 हुआ, तो r का पावर 0 हो रहा था ना, ठीक है। n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो a का पावर 1 तो 1 रहना, ये r का पावर 2 - 1 कर रहे थे तो r का पावर 1 आ रहा है। a3 कर रहे हैं तो n के प्लेस पर 3, तो यहाँ भी 3 - 1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है ना, AR स्क्वायर। एक पावर 4 है, A4 जो n के प्लेस पर 4 है, तो n के प्लेस पर 4, तो r के प्लेस पर भी 4 - 1 3 आ रहा है, तो AR क्यूब आ रहा है। तो इसी कंक्लूजन के बेस पर ये जनरल टर्म का फॉर्मूला बना इसका AR n-1। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अकॉर्डिंग सम वाला जो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ n टर्म्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है। सम ऑफ n टर्म्स के 2 केसेस होते हैं, उन 2 केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बेसिस पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस वाली कंडीशन समझ लेते हैं कि उसे लिखेंगे कैसे। तो वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहला केस फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, वो आपका हो जाएगा AR स्क्वायर AR क्यूब डैश 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 AR n-1। और यही जो जनरल टर्म होगा, यही आपका लास्ट टर्म भी होगा। कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे देगा, तो वहाँ पे आप सोचेंगे नहीं कि क्या होगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपका यही जनरल टर्म ही होगा जो लास्ट में आ रहा है, AR n-1। अब लास्ट में यही आ रहा है तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अब अगर इसके बाद भी अगर कुछ आने लगे तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, ठीक है। वो क्या हो गया, AR स्क्वायर AR क्यूब डैश 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 AR n-1, और उसके बाद भी कामा दे के वो डैश 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 चलने लगे, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। बात समझ में आ रही है। लास्ट टर्म के बाद भी स्टोरी आगे बढ़ने लगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट GP। डन है। तो बहुत सारी कंडीशन में हमको फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा, हमको इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि 2 कंडीशन है, एक ये फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसी के बेसिस पर हम लोग, चूँकि फाइनाइट और इनफाइनाइट को दिखा करके ही उसी के बेसिस पे हमको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, उसका फार्मूला हमें वहाँ पे डिराइव करना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के बारे में। सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स ऑफ GP, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब इसमें 2 केसेस होते हैं। अब यही कंडीशन है, आपका GP दिया होगा AR स्क्वायर AR क्यूब डैश 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 AR n-1, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसी को मुझे सम करना होगा, तो Sn इक्वल बन जाएगा आपका A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डैश 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 प्लस AR n-1, राइट, इतना करेक्ट। अब इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ये इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये तो आपका GP हो गया। अब ये आपका Sn हो गया। तो इस कंडीशन में Sn के अकॉर्डिंग 2 केस आते हैं। पहला केस 1, व्हेन R इक्वल 1, जब R की वैल्यू 1 हो, R की वैल्यू 1 हो, तब क्या हो जाएगा, Sn इक्वल, ये तो A है ही, ये भी A, ये भी A, ये भी A, सब A, यहाँ पर भी क्या आएगा, A ही आएगा। यानी कि जितने ये होंगे, जितना n होगा
उतने में ए का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू ए हो जाएगा। जितना काउंट कर लीजिए, n मतलब नेचुरल नंबर, तो जितनी बार ये आएगा उससे हम a में मल्टीप्लाई कर दें, ए आ रहा है तो हमको सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा। दूसरा केस, ठीक है, पहला केस तो बहुत नॉर्मल है। दूसरा केस, अब ये r इक्वल 1 था तो यहाँ पे व्हेन r डजंट इक्वल 1, जब r 1 के इक्वल ना हो तब हम इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे r से, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटू r, तो हमें क्या मिलेगा, ये r Sn इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए आर पावर n, इसमें एक और 8 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ऐड जब करेंगे इसमें तो -1 + 1, ये 1 कैंसिल, तो मिलेगा क्या आपको, सिर्फ ए आर पावर n मिल जाएगा, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। बट एक चीज़ और है इसमें, जब ये a पावर n हो जाएगा तो n-1 एक इधर कंडीशन भी आएगी, यहाँ पर भी प्लस ए आर n-1, ये चीज़ आएगा यहाँ पे, तब ये ए आर -1 यहाँ हो जाएगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। जहाँ पर भी ए आर पावर n है उसका लास्ट पावर n होता है तो n-1 वाली कंडीशन उससे पहले की होती है, तो यहाँ पे ए आर n-1 होगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, वो सबके साथ है, r वाली ही कंडीशन चलती चली जा रही है। तो r अगर यहाँ 49 है तो यहाँ 48 होगा ना, यहाँ 48 होगा कि नहीं होगा। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 49 अगर हम रख रहे हैं, लेट बी दैट कि यहाँ 49 रख रहे हैं, तो 49 - 1 करेंगे तो ए आर पावर 48 होगा। डन, आप देख लीजिए खुद, अगर मैं इसे ए आर 49 रख रहा हूँ तो n की वैल्यू तो रख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी a पावर 49 - 1 करेंगे तभी तो 48 आएगा यहाँ पे, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि r पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा यहाँ पे, बट ये भी तो यहाँ पे रहना है, उसके पिछले वाला कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा। तो ये इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डन है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या कंडीशन आने वाली है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये आपका Sn जब कॉमन ले लेंगे, Sn माइनस होगा ना ये, तो यहाँ मिलेगा 1 - r इक्वल, यहाँ क्या बचेगा, ए आर आपका यहाँ भी है, ए आर आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, और यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका है, ये मैच कर रहा है। तो इसमें a छूट जा रहा है आपका, और इसमें ए आर पावर n छूट जा रहा है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे के सिंबल जो हैं वो चेंज होने वाले हैं, प्लस से माइनस होंगे, इसका भी प्लस से माइनस होगा, होगा ना होगा, इनका नहीं होने वाला, ये तो पॉजिटिव रहेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप तो नीचे वाले के सिंबल बदलते हैं, तो ये जितने हैं ये लोग, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, इतने से बच जाएगा आपका a ऊपर जो कि पॉजिटिव है, इनका सिंबल नहीं बदल रहा है, तो आपको मिला यहाँ पे क्या, a माइनस, और ये इनका भी सिंबल चेंज होगा तो ये मिलेंगे आपको निगेटिव में, तो ये हो जाएंगे ए आर पावर n। डन। तो अब यहाँ से आप 1 - r इधर लेकर के जाएंगे और यहाँ से a कॉमन लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, Sn इक्वल, a कॉमन ले लिया हमने, 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। डन है, यही फॉर्मूला है, बट इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं, r की वैल्यू के अकॉर्डिंग, r ग्रेटर देन 1 और r लेस देन 1। ध्यान दीजिएगा, ये r लेस देन 1 के अकॉर्डिंग और r ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब अलग अलग किस तरह से, ये जो अभी आप देख रहे हैं a 1 - r पावर 1 अपॉन 1 - r है, ये किसके लिए है, ये तब है जब r लेस देन हो 1 से, किससे हो, 1 से लेस देन हो। वही चीज़ Sn इक्वल a r पावर n-1 अपॉन r - 1, अब ये किसके लिए होगा, r ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ये जो है Sn वाला कंसेप्ट, ये इक्वल 1 के लिए भी और ग्रेटर देन 1 के लिए भी है, क्योंकि ये इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये आपको लॉजिक से अगर याद रखना है तो यही याद रखेगा कि जब -1 हो रहा हो r में से, तब वहाँ पे r क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 से और इक्वल भी। लेकिन जब r पावर n खुद ही सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा 1 में से, यानी कि यहाँ
खुद ही हो रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 से क्या है, लेस देन है। यही चीज़ हमें दिखा रही है 1 निगेटिव और यहाँ पे 1 ऑलरेडी निगेटिव। यहाँ 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ 1 खुद सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब R यहाँ पर बड़ा है तभी तो वो 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता है अपने में से, और यहाँ पर वो 1 से छोटा है तभी तो वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। छोटा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 से, और यहाँ वो खुद बड़ा है इसलिए वो खुद से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे R ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 नीचे वाली कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में R लेस देन 1 है। दो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में उस तरह से कंडीशंस दी गई होंगी, आप वो कैसे डिसाइड करेंगे, कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग। जब कॉमन रेशियो 1 से लेस देन होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर देन होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे r पावर n को आगे रख करके। ये दो बातें होती हैं, आपसे बहुत बार ये वाइवा में पूछ ली जाएंगी कंडीशंस, MCQ की तरह आपसे पूछ लिया जाएगा एक लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन बना करके, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है, बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपका फंस जाता है अगर आपको यही नहीं मालूम होता है तो इसलिए ये सारी बातें आपको मालूम होनी बहुत ही ज़रूरी है कि R के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो कंडीशन होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये नहीं मालूम होता है कि दो कंडीशन होती भी हैं कि नहीं होती है, कि एक ही फार्मूला होता है वहाँ पे, उन्हें यही भ्रम रहता है कि सर वहाँ पे तो एक ही फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता ही नहीं है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, फार्मूला दो नहीं है, कंडीशन दो है, फार्मूला एक ही है। कंडीशन दो के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है। R पावर n एक बार पॉजिटिव में मिल रहा है आपको, और यहाँ पे नेगेटिव में मिल रहा है। नेगेटिव में कब, जब वो 1 से लेस देन होगा तब। 1 से लेस देन होगा, आपके पास अगर मैं कहूँ कि बेसिक से आप जाएँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिक से जाने का मतलब है कि आप नंबर लाइन बना लीजिए बहुत ही ईजिली, ये 0 ये +1, ठीक है। अब 1 से लेस देन आप जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना, तो इधर चीज़ें कैसे मिल रही है, निगेटिव मिल रही हैं। और इससे अगर 1 से ग्रेटर जा रहा है तो इधर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका R पावर n पॉजिटिव है तो वो क्या है, 1 से ग्रेटर देन है या 1 के इक्वल है। यहाँ में मैं आपको R पावर n पॉजिटिव ही दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव ही दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको R पावर n निगेटिव में दिखा रहा हूँ। तो जब निगेटिव में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो R 1 से लेस देन जा रहा है, ठीक है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो आप बेसिकली यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से कि हाँ वाकई में वो 1 से लेस देन है, तभी हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो आपको R की वैल्यू बहुत जगह पे 1/3, 1/2, 1/4 और 2/3 इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो आपको जानना होगा कि ये 1 से लेस देन है कि नहीं, तो आप खुद ब खुद R को डिवाइड करके देख सकते हैं। 2/3 दिया होगा तो 3 से 2 को डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कितनी वैल्यू वहाँ पे आती है। तो अगर वो 1 से लेस देन आती है तो आप यही फार्मूला वहाँ पर डायरेक्टली पुट कीजिए, ठीक है। ये बातें वहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, टोटली होल कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन आता है, तो जैसे मैंने कि आपको अर्थमेटिक मीन बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसी तरह से ये भी है। आपके सामने दो टर्म्स ले जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो मैंने ये ले लिया आपके पास 2, 4 और 8, 3 लिया है, 2 ही लेते हैं, 2 और 8। तो हमको ये 4 लाना है, ये 4 ही क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन है। अब ये 4 आएगा कैसे, ध्यान दीजिए, ये 4 कैसे आएगा। तो इस 4 के लाने के लिए ये 4 अगर मैं एक कंक्लूज़न करूँ, कंक्लूज़न में क्या है कि 2 × 8 कितना हो गया, 16, और इस 16 को अगर मैं अंडर रूट में दिखा दूँ तो कितना मिल गया हमको, 4। डन है। 2, 4, 8 आपका जीपी में है, जीपी के ही टर्म्स को रखा जाता है। 2, 4, 8 मैंने 3 टर्म्स लिए, 2 और 8 के बीच का जो टर्म्स है वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। बट वो आएगा कैसे, तो उसके आने के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई आपको कि 2 × 8 करते हैं तो 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 मिल जाएगा। अब आप इसे ये ना समझना कि सर ये एक ऐसे अचूक था, लग गया, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, यही है। अगर वो चीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का ही ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कहता है, तो 3 टर्म्स दिए गए, आपको लेफ्ट और राइट के जो 2 टर्म्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, वो बीच का ही टर्म होगा, और बीच वाले टर्म को लाने के लिए यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज किया जाएगा। और उसके लिए अगर आप 2 को A लेते हैं और 8 को B लेते हैं तो आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा √AB। कितना हो जाएगा, √AB।
ये चूँकि उतना आसान नहीं था, अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग ये इतना आसान नहीं है। अर्थमेटिक मीन वाला तो बहुत इजी निकला, आपने उसको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ लिया कि हाँ अर्थमेटिक मीन वही होता है। बट यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को ये 4 लाने के लिए ये थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे इतनी ज़रूरी थी। 2 × 8 = √16, तो 16 को अंडर रूट में दिखा रहा है, तब हमारा 4 आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया √AB। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी कंक्लूडेड है, मैंने वहाँ पे आपको इंसर्ट करने वाला कंडीशन समझाया था कि 2 नंबर्स के बीच कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं बहुत सारे नंबर्स को, और उसका फार्मूला क्या होगा। तो वैसे ही यहाँ पे A और B के बीच में मैं G1, G2 और G3, G4 ऐसे दिखा दूँ, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इंसर्ट करना। क्वेश्चन आपका आएगा इंसर्ट द 4 नंबर्स, ठीक है, जियोमेट्रिक नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। A और B की वैल्यू वहाँ पे दी गई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे आप पुट करेंगे, क्या फार्मूला होगा, वो ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग ही डन किया जाता है। अब वो क्या है, ध्यान दीजिए। जब इस तरह से लिखा जाता है तो उसमें हम A को लेते हैं nth टर्म, और ये सारे नंबर्स को लेते हैं n+1th टर्म, और ये आपका हो जाता है n+2 टर्म, करेक्ट। तो ये आपका लास्ट टर्म भी आपको दिख रहा है, तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म या n+2 टर्म, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ n+2 टर्म, यानी कि an+2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये AR n+2 - 1। n-1 हुआ करता था, अब n की जगह पे n+2 है तो n-1, ये कितना हो गया AR n+1, और ये हो गया आपका B। उसकी जगह पे क्या है, ये B है। हमें यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से A यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो गया आपका R⁻n+1 = B/A हो गया। और ये n+1 इधर से हट के वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/n+1। तो ये आपका 1/n+1 हो गया। इसी तरह से स्क्वायर रूट भी फाइंड किया जाता है। जो भी अगर ये स्क्वायर है तो उधर जाता है तो 1/2 बन जाता है। तो 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट के सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। ये जो आपका बना है इसको आप 16 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ही उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, उसको 1/2 भी कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी R की वैल्यू, R = B/A पावर 1/n+1। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो G1 इक्वल, ये क्या है, ये तो A है, ये G1 आपको कैसे मिलेगा, A × R मिलेगा, A × R मिलेगा। फिर G2 इक्वल, ये सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। तो G2 इक्वल कितना मिलना था, AR², अगर आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। फिर G3 इक्वल AR³ G3 इक्वल कितना हो गया, AR³ हो गया। फिर G4 इक्वल AR⁴। तो जो यहाँ पे 1 है वही R की पावर है, वही R की क्या है, पावर है। G2 है तो R⁴, G3 है तो R⁴, G4 है तो R⁴। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब इंसर्ट करने वाली बात आएगी तब, तो यहाँ पे R की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। R की वैल्यू क्या है, B/A पावर 1/n+1, यहाँ पे B/A पावर 1/n+1, यहाँ पर भी B/A पावर 1/n+1, और यहाँ पर भी B/A पावर 1/n+1। अब कंडीशन क्या है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। यहाँ तो 1 था तो चल गया, ये 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया B/A पावर 4/n+1, ठीक है। ये 3/n+1, ये 2/n+1, ये 1/n+1। तो इस तरह से आप G1, G2, G3, G4 की वैल्यू या जितनी भी कंडीशंस उसमें दिए जाए, जितने भी नंबर्स फाइंड करने के बारे में दिया जाए, आप इसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उसका कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू ये एक स्पेशल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए स्पेशल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और इस तरह से यूनिट एग्जाम्स यानी एकेडमिक एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पर बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब डिस्कस कर लेते हैं रिलेशंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन की कंडीशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन इक्वल a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। इसको a मान लेते हैं, a इक्वल a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन को g मान लेते हैं, ये g हो गया, इक्वल अंडर रूट ए बी। तो इनके बीच का रिलेशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू दिखाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका a माइनस जी इक्वल a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। तो इसको आप दिखा सकते हैं कि a और b अंडर रूट a का होल स्क्वायर है, और b जो है अंडर रूट b का होल स्क्वायर है, माइनस 2 अंडर रूट ए बी। 2 अंडर रूट ए बी से ये कॉन्सेप्ट निकला है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर बाई 2, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर बाई 2। यही अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जो कि ग्रेटर होता है 0 से। किससे ग्रेटर होता है? 0 से ग्रेटर ही होता है, यानी कि 0 से ग्रेटर होता है, 0 के इक्वल भी होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर अपॉन 2 का।